झारखंड के कई ठिकानों पर ईडी के छापे, तो वहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में नए खुलासे। कोलकाता आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है उसको लेकर भी क्या कुछ है अपडेट बताएंगे अगले 1 घंटे में आपको। मिड डे प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में बात होगी इस वक्त की अहम खबरों की। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। जल जीवन मिशन में अनियमितता को लेकर झारखंड में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के घर उनके करीबियों, आईएएस सहित कई अन्य के 20 ठिकानों पर ईडी की रेड। मंत्री के भाई विनय ठाकुर, निजी सचिव हरेंद्र सिंह के घर सहित कई विभागीय इंजीनियर्स के यहां छापेमारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर भड़की हिंसा। दंगाइयों ने कई वाहनों को किया आग के हवाले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से की बात। जरूरत पड़ने पर लखनऊ से भेजे जाएंगे वरिष्ठ अधिकारी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी। आज बंगाल के मुख्य सचिव करेंगे हड़ताली डॉक्टरों से बातचीत। कल आईएमए करेगा देश भर में 1 दिन का उपवास। पुणे से मुंबई क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा शुभम लोंकर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के दोनों गिरफ्तार आरोपियों को शुभम ने पुणे में दी थी शरण। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला। मुंबई के सभी 5 टोल पर हल्के वाहनों का टैक्स माफ। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस दिल्ली में अपनी रणनीति पर आज करेगी मंथन। हरियाणा में 16 तारीख को विधायक दल की बैठक के बाद 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। नई सरकार के गठन से पहले जम्मू कश्मीर में हटाया गया राष्ट्रपति शासन। तो शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई से। झारखंड में एक बार फिर ईडी ने भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने रांची में आज सुबह कई स्थानों पर एक साथ दबिश दी है। बताया जा रहा है कि ये मामला जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसंधान के सिलसिले में ईडी छापेमारी कर रही है। ईडी की ये छापेमारी रांची के रातू और मोरहाबादी इलाके में चल रही है। चाईबासा में भी छापेमारी की खबर है। ईडी रांची और चाईबासा में 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आईएएस मनीष रंजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह और मंत्री के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर्स से जुड़े ठिकानों पर दबिश की सूचना है। तो यहां पर जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का ये पूरा मामला है सामने आ रहा है और इसमें ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। तो जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का आखिर क्या है ये मामला? दरअसल हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर पेयजल स्वच्छता मंत्री थे। उनके कार्यकाल के दौरान इस मिशन की आड़ में पहली बार वर्ष 2019 में 1.32 करोड़, वर्ष 2022 में 6 करोड़ और जून 2022 में 14 करोड़ रुपए ट्रेजरी से निकाले गए। ये पैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में 15 से अधिक खातों में जमा किए गए। ये खेल लगातार चल रहा था। तभी पिछले साल जून में चंद्रशेखर वहां कार्यपालक अभियंता पद पर आए। इस अधिकारी के हस्ताक्षर से भी 60 करोड़ का चेक ट्रेजरी में जमा किया गया। 14 करोड़ की निकासी भी हो गई थी। जांच के लिए मामला विभाग में आया तो इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। तो झारखंड में जल जीवन मिशन के इस मिशन में एक बड़े घोटाले का यहां पर पर्दाफाश हुआ है और इसी को लेकर इस वक्त ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। रांची से दिवाकर कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। दिवाकर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उसको लेकर क्या कुछ नए अपडेट आ रहा है? देखिए, सुबह से ही ईडी की कार्रवाई करीब झारखंड में 2 दर्जन ठिकानों पर चल रही है
और ये जो छापेमारी है ये रांची में हो रही है, चाईबासा में है, गढ़वा में है, और रांची में जो हम कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स मनीष रंजन की सिस्टर के घर पे भी छापेमारी, अभी जो नई जानकारी मिली है वहाँ पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। साथ ही साथ जो झारखंड के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, जल संसाधन मंत्री, उनके जो घर हैं गढ़वा स्थित घर, उन पर भी छापेमारी चल रही है। और सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि ईडी ने कई अहम दस्तावेज यहाँ पर बरामद किए और उसके बाद जो ये रफ्तार है जांच का इदारा वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद कई अन्य ठिकाने भी इसमें शामिल हुए हैं जहां पर छापेमारी दोबारा जो है वो बढ़ी है, आगे बढ़ी है। तो हम कह सकते हैं कि जो जल जीवन मिशन के तहत झारखंड में लगातार अनियमितता की शिकायतें आ रही थी, जो एक घोटाले की बात निकलकर सामने आ रही थी, अब ईडी की कार्रवाई के बाद जो आज दस्तावेज बरामद हुए हैं तो कहीं ना कहीं अब अगली कड़ी इसकी निकलकर सामने आएगी और इसमें कितने लोग सफेद पोस्ट लोग शामिल है उसका भी खुलासा हो सकेगा। जी बिल्कुल दिवाकर, यहाँ पर करोड़ों की जो है वो हेरा फेरी हुई है, बड़े नाम शामिल इसमें आ रहे हैं सामने, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं या कुछ ऐसे अंदेशे मिल रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं जल्द? नहीं, देखिए अभी तक तो गिरफ्तारियों की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एकाएक आज दबिश, और इसमें कई ठेकेदारों के घर पे छापेमारी है, कई इंजीनियर, आपको पता होगा कि झारखंड में इसके पहले भी कई इंजीनियर लगातार, जब झारखंड में भ्रष्टाचार का ये जो काला खेल है ये जिस तरीके से चल रहा है और जो कालिक लगातार यहाँ पर लग रहे हैं, उसके बाद कई ब्यूरोक्रेट्स भी जेल जा चुके हैं, चाहे वो मनरेगा घोटाले के मामले हों, चाहे जमीन से जुड़े हुए मामले हों। तो लगातार इस तरह के जो घोटाले हैं वो एक के बाद एक परत जो है वो झारखंड में खुलती जा रही है, और वो नई परत जो हम कह सकते हैं वो अब जल जीवन मिशन, और लगातार ये आरोप झारखंड में लगता आ रहा है कि जल जीवन मिशन जो है वो जमीन पर हकीकत के रूप में ऊपर नहीं पा रहा है, और केंद्र सरकार की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है जिसके जरिए हर घर तक शुद्ध जल नल के जरिए पहुंचाने की जो कोशिश थी, उस पर भी एक तरीके से जो भ्रष्टाचार का कालिक है वो कहीं ना कहीं वो ढकता हुआ जा रहा था। तो इस पर भी लगातार शिकायतें निकलकर सामने आ रही थी, और ईडी तक जब ये मामला पहुंचा है तो ईडी ने आज दबिश दी है और 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है, और आज कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। अब इंतजार है शाम तक जब ईडी की तरफ से कुछ कहा जाएगा, और जब कुछ सूत्रों से और जानकारी निकल कर आ पाएगा कि आखिर क्या कुछ और कुछ बरामदगी हुई है, उसके बाद ही आगे कुछ कहा जा पाएगा। जी बिल्कुल दिवाकर, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, नाम सामने आ रहे हैं, पूरी तरह से मीडिया में भी तमाम नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, मंत्री का नाम इसमें आया है, ऐसे में पक्ष विपक्ष किसी भी तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त निकल कर आ रही है इस पूरी दबिश के खिलाफ? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव की घोषणा झारखंड में किसी भी वक्त हो सकती है, तो वैसे में सत्ता पक्ष जहां की मंत्री की तरफ से अभी हालांकि कोई बयान नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी खुलकर किसी ने कुछ नहीं बोला है, किसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया है, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो हमेशा जो अपोजिशंस के लोग होते हैं उसकी तरफ से, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि देखिए झारखंड में तो भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर पहुंच गया है, चाहे कोई भी विभाग हो, सभी विभागों में जो है वो जो भ्रष्टाचार की आकांक्षा है वो एक तरीके से चरम पर चल रही है। तो लगातार ये आरोप भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी की ओर से यहाँ पर लगाई जा रही है। अपने बचाव में सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक कार्रवाई है और लोगों को आईवॉश करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों ने पिछले कुछ वर्षों में झारखंड में दबिश दी है और एक के बाद एक कई घोटालों का खुलासा हुआ है, तो उससे निश्चित तौर पर जनता भी समझती है कि आखिर ये जो भ्रष्टाचार का जो ये खेल झारखंड में चल रहा है, इससे कितने लोग फल रहे हैं, फूल रहे हैं, और कितने कि जो हम कह सकते हैं कि जो वारे न्यारे हुए हैं वो हर डिपार्टमेंट में चल रहे हैं। और झारखंड में जो एक दीमक है वो एक तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स पे भ्रष्टाचार का दीमक लग गया है, और ईडी की कार्रवाई के बाद वो कहीं ना कहीं थोड़ा खत्म होता भी नजर आता है। जी बिल्कुल दिवाकर, यहाँ पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर सीधे तौर पर आरोप लग रहा है, और जिस तरह से करोड़ों की निकासी यहाँ पर सरकारी खजाने से हुई है, ऐसे में जो अगर थोड़े इसके बैकग्राउंड पर नजर डालें, यहाँ पर सिलसिलेवार चीजें सामने आ रही हैं, किस तरह से जो इंजीनियर्स इसमें लिप्त हैं उनकी दस्तखत से जिस तरह से ट्रेजरी से पैसे निकाले गए, तमाम बैंकों का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। थोड़ा सा जो इसकी पूरी टाइमलाइन रही है इस घोटाले की, थोड़ा सा वो हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल दिवाकर, हमारे संवाददाता जो इस वक्त हमें जानकारी दे रहे थे कि लगातार ईडी की बड़ी कार्रवाई झारखंड के इस पूरे मुद्दे पर इस वक्त चल रही है, जिस तरह से दबिश इस वक्त चल रही है ईडी की ओर से, उसकी वहाँ पे बड़े नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का नाम सामने आया है, बड़े इंजीनियर्स का नाम सामने आ रहा है। देखते हैं किस तरह से जो कार्रवाई आगे बढ़ती है, क्या कुछ नामों का और खुलासा होता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए मिड डे प्राइम।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात करेंगे बहराइच की, जहां पर एक बार फिर भड़की है हिंसा। यूपी के बहराइच में फिर हिंसा भड़की है। दंगाइयों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। 30 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता और ADG लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे हैं। हिंसा प्रभावित इलाके महसी और महाराजगंज में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज सुबह महसी से महाराजगंज के बीच 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में भयंकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। DM, SP सहित मंडलायुक्त आदि सहित 6 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं, तो वहीं 1 किलोमीटर पहले से महसी में जाने से उन्हें रोक दिया गया। दरअसल आज सुबह जैसे ही वहां हिंसा की खबरें आई, फौरन सीएम योगी आदित्यनाथ ने DGP से बात करके ताजा अपडेट लिया और कहा कि सीएम योगी ने DGP को जरूरत पड़ने पर लखनऊ से सीनियर अधिकारियों को बहराइच भेजने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर विधायक के मनाने पर मृतक राम गोपाल मिश्र के परिजन अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले गए हैं। सीएम से बात करके विधायक परिजनों से मिलने आए और कार्रवाई का आश्वासन दिया। कल की घटना के बाद महसी चौक इंचार्ज और हरदी थाने के प्रभारी हटाए जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। विसर्जन के दौरान हुए बवाल में 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 20 वर्षीय राम गोपाल की मौत हो गई, जबकि 30 वर्षीय राजन घायल हैं। तो बहराइच में दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान हुए तनाव पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। और इस पूरे मामले पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, लगातार आगजनी की खबरें यहां पर मिल रही हैं। इस वक्त क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, साथ ही कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तनाव बना हुआ है? जी बिल्कुल, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ADG LO और होम सेक्रेटरी भी वहां पर पहुंच गए हैं। आला अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो हिंसा ना करें। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी अपील की है एक्स सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कि वो लोग शांति बनाए रखें। इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की घटना जान रहे हैं। उच्च अधिकारियों से क्या कुछ वहां घटित हो रहा है। मौके पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। बिल्कुल, तो यहां पर उपद्रवियों के खिलाफ सख्त निर्देश के आदेश दिए गए हैं। कहा गया है कि जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान करके उन्हें कठोरतम सजा दी जाए और फिलहाल जो स्थिति है वो पूरी नियंत्रण में बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। बहराइच में फिर भी जो हिंसा की नई खबरें आ रही हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके बीच ये खबर भी आ रही है कि
जो परिजन हैं जिनकी मृतक के, उन्होंने भी उसका पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए वो ले गए हैं। पूरी इस खबर पर नजर बनाया हुआ है यहाँ पर प्रशासन, और खास तौर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और जो डिप्टी सीएम है उनकी तरफ से भी यहाँ पर तमाम तरह से निर्देश, जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं और जरूरी कार्रवाई के लिए यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि अगर और ज्यादा जरूरत पड़ी तो जो लखनऊ से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें वहां भेजा जाएगा। विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विकास, आप बता रहे थे कि इस वक्त किस तरह से प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जो स्थिति है उसे नियंत्रण में रखे, लेकिन फिर भी क्या अभी भी कुछ इलाके हैं जहां पर तनाव बना हुआ है? बिल्कुल, ये महसी से महाराजगंज के इलाके में जो 3 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर छोटे छोटे गुट में ये हिंसा की वारदातें की जा रही हैं, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं की जा रही थी। उसी को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर तमाम सारे आला अधिकारी पहुँचे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन लोगों का ये आरोप था जब ये घटना घटित हुई थी, जब मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही थी, उस समय पर कुछ लोगों का आरोप था कि अगर उस समय पुलिस ने संज्ञान लिया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती। उसके बाद पुलिस ने मौके पर संज्ञान लिया और तकरीबन 30 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। उनसे पूछताछ की जा रही है और जो लोग फरार हैं इस घटना पे उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एडीजी एलओ और होम सेक्रेटरी भी वहां पहुंच गए हैं और वो भी पूरी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए वहां पर है वहां पर, और पल पल की जानकारी सीएम योगी को इस घटना की दी जा रही है। तमाम सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी वहां पहुंचे हैं, लोगों ने समझाने का प्रयास किया है। जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो निरंतर चिंता करने वाली हैं। जो तस्वीरों में साफ तौर पर उपद्रवी भागते हुए नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में डंडे नजर आ रहे हैं, आगजनी की जो तस्वीरें हैं वो भी विचलित करने वाली हैं। ऐसे में यहाँ पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं सीएम की ओर से। बिल्कुल, सीएम योगी की तरफ से ये कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जो भी लोग अपने हाथ में कानून लिए हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस किसी भी प्रकार से बख्शेगी नहीं उन लोगों को, और जो लोग इस घटना में है वहां पर अतिरिक्त फोर्स वहां पर भेजी जा चुकी है और वहां पर आला अधिकारी भी अब मौके पर पहुंच गए हैं। तमाम सारे जो वहां के अन्य लोग हैं उनको समझाने बुझाने के बाद स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से इस कार्रवाई के बाद जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में दोषी जो हैं माफ कीजिएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सीएम योगी के निर्देश हैं, इस पर अमल किया जा रहा है। तभी वहां पर मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। एडीजी एलओ अमिताभ यस और होम सेक्रेटरी संजय गुप्ता भी वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ मंडलायुक्त एसपी डीआईजी वहां पर रात से ही मौजूद थे, वहां पर पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थे। अब लोगों को बस ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा रखें, आगे हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, आप पुलिस को एक्शन करने का मौका दें और आप शांत रहें। इस बात का पुलिस का जोर है। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी लोगों से शांति बनाने की अपील की है। इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है कई जगहों पर, क्योंकि ऐसी स्थिति में इस तरह की चीजों में अफवाहें ना फैलें, ये एक बहुत बड़ा काम है इसको रोकने का यहाँ पे आला अधिकारियों पर। बिल्कुल, और इसके साथ साथ वहां पर जो सूचना मिल रही है कि वहां पर इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी गई हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि इन जैसी घटनाएं जब हो जाती हैं तो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं, हिंसा भड़काने का काम करते हैं। इसलिए वहां पर फिलहाल अभी इंटरनेट सेवाओं को रोका गया है, वहां पर किसी भी तरीके की कोई अफवाह ना फैले। दूसरी तरफ से वहाँ ये भी निगरानी की जा रही है कि सोशल मीडिया पर किन किन लोगों ने किस तरीके के आपत्तिजनक पोस्ट किए, उनकी भी धरपकड़ के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं इस घटना के जब वो घटना हुई थी उसमें जो वीडियो बनाए गए, चाहे वो मोबाइल के फुटेज के द्वारा बनाए गए हो या वीडियो रिकॉर्डिंग की गई हो, उसके आधार पर जो उस घटना में आरोपी हैं उनकी तलाश की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं, इसमें स्पेशलिस्ट टीमें लगाई गई हैं जो उनकी पहचान कर सके दोषियों की और उनको पकड़ा जा सके। तो उसके लिए फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है, टेक्निकल टीम की भी मदद ली जा रही है। जो आर्म फोर्स है वो तो अपना काम कर ही रही है। बिल्कुल विकास, इसमें मृतक के परिवारजनों को भी यहाँ पर आश्वासन मिला है और वो उसके अंतिम संस्कार के लिए ले गए हैं उनके शरीर को। जो घायल हुए हैं इस पूरी घटना में, उनको लेकर भी कुछ अपडेट आ रहा है? जी बिल्कुल, जो घायल हुए हैं उनका इलाज बाकायदा चल रहा है। यहाँ से लखनऊ से
निर्देश के बाद सकुशल उनका उपचार चल रहा है। कुछ लोग महसी तहसील में हैं और कुछ लोग बहराइच के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। मामूली चोटें हैं बाकी लोगों को, लेकिन जिस शख्स की मौत हुई थी, अब सबसे बड़ी बात है उसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कराया जा सके, क्योंकि परिवारजन काफ़ी ज़्यादा जो विचलित थे, दुखी थे इस घटना में। एक जिस युवक की मौत हुई थी उसके बाद तमाम सारे लोग आक्रोशित थे, खासतौर से पुलिस की कार्रवाई जो उस समय की गई थी उसके बाद से वो लोग जो तोड़फोड़ और आगजनी का काम किया जिन लोगों ने, उनके खिलाफ सख्त सरकार एक्शन लेगी, पुलिस एक्शन लेगी। उन लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब आप ऐसी कार्रवाई बिल्कुल न करें। पुलिस तेजी के साथ अपनी कार्रवाई करेगी। लोगों को आश्वासन देने के लिए पुलिस के आला अधिकारी भी अब वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी चुनौती यहाँ पर और कोशिश की जा रही है कि जो हिंसा है वो आगे और ना फैले बाकी इलाकों तक। तो यूपी के बहराइच में हुई हिंसा पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं। तो सतर्क और सजग और शांति बनाए रखने की यहां पर अपील की गई है। मिड डे प्राइम में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। किनारों पे यारी ये आजाद है, नमकीन लहरों का ये स्वाद है। महाराष्ट्र टूरिज्म। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और अब बात करेंगे बाबा सिद्दीकी की। यहां पर NCP नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार दबिश दे रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुंबई से बाहर भी कई जगहों पर धरपकड़ जारी है। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने एक अन्य आरोपी शुभम लोणकर को पुणे से गिरफ्तार किया है। शुभम लॉरेंस गैंग से जुड़े शुभू लोणकर का भाई है, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में ये एक बड़ा अपडेट। और साथ ही आपको यहां बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी धर्मराज कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले वकील के दावे के बाद धर्मराज कश्यप का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया गया, जिसमें यह साबित हुआ कि वह नाबालिग नहीं है। दरअसल धर्मराज के वकील ने दावा किया था कि आरोपी नाबालिग है। बता दें कि मामले में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा कैथल का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। तो एक्शन में नजर आ रही है यहां पर मुंबई पुलिस। और मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से हो रहे बयानबाजी पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस चुनाव को देखते हुए राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। बाबा सिद्दीकी NCP के नेता थे, NDA के नेता थे
उनकी जो हत्या हुई वो बहुत दुखद है, हम सबको बेहद अफसोस है। सुरक्षा रहते हुए भी उनकी हत्या हुई। अब ये कह देना कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है खड़गे साहब का। चुनाव आने वाले हैं और संजय राउत को और कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि चुनाव के लिए उनको एक मसाला मिल गया है, वो चुनाव को ध्यान में रखकर बयानबाजी कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। और यहाँ पर शिशिर शेलार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शिशिर, क्या कुछ है अपडेट इस वक्त? यहाँ पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक नई गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस वक्त अगर बात करें, पुलिस ने जैसे ही हत्याकांड हुआ उसके बाद पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी थी। 2 आरोपी उन्होंने हिरासत में लिए, उनको 21 तारीख तक जो है पुलिस कस्टडी दी गई थी। एक आरोपी जिसका नाम सिंह है, उसको जो है 21 तारीख तक यहाँ पर जो है पुलिस कस्टडी दी है। लेकिन दूसरा आरोपी जो था, उसके वकील ने ये कोर्ट में दावा किया था कि वो नाबालिग था, लेकिन इसके लिए स्पष्टीकरण जांच करने का कोर्ट ने जो आदेश दिए, तो उसके बाद ये जांच भी, उसकी रिपोर्ट भी साबित हुई। इसमें स्पष्ट हुआ कि जो आरोपी, दूसरा आरोपी जो है कश्यप, वो बालिग है और इसीलिए अब उसको भी जो है 21 तारीख तक पुलिस रिमांड पर दिया गया है। कल मुंबई पुलिस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया कि अलग अलग एंगल्स पर जो है इस वक्त पुलिस की जांच जारी है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर बिश्नोई ग्रुप की तरफ से कहा गया था, एक पोस्ट आई थी सोशल मीडिया पर, हालांकि उस पर पुलिस ने कहा कि वो इस बारे में भी जांच कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं आई है। पुलिस की जांच इस बारे में भी जारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि पुणे से जो है शुभम लोनकर जो है, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब शुभम लोनकर का इस पूरे वारदात में क्या रोल है, पुलिस ये इस बात की तफ्तीश कर रही है। क्या शुभम लोनकर जो है धर्मलाल सिंह के साथ जो है पहले से टच में था, कश्यप के साथ टच में था, किस प्रकार से उनकी बातचीत होती थी, इन सभी मुद्दों का पुलिस इस वक्त जो है विस्तारित रूप से इसके सभी जवाब खोजने की कोशिश कर रही है। वही दूसरी ओर अगर देखा जाए, सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई के बाहर भी जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो फैल चुकी है और जो अन्य और फरार आरोपी है उस पर भी पुलिस जो है शिकंजा कसने का प्रयास कर रही है कि आखिर किस प्रकार से उनको भी जो है दबोचा जा सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, 2 आरोपी इस वक्त पुलिस कस्टडी में, तीसरे आरोपी को पकड़ा गया है, लेकिन कितने और लोग हो सकते हैं ये बड़ा सवाल है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पुलिस ने कहा कि इन सभी बिंदुओं पर पुलिस इस वक्त जांच कर रही है कि कुछ और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण सवाल इसमें उठता है, तो उस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है। और इसीलिए जैसे पुलिस को ये खबर मिलती है शुभम लोनकर के बारे में, पुणे से पुलिस जो है उसको हिरासत में लेती है। लेकिन आगे जाकर, जैसे मैंने पहले कहा कि मास्टरमाइंड इसके पीछे कौन है, किस प्रकार से इस मोडस ऑपरेंडी को अंजाम दिया गया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, हथियारों का आदान प्रदान इसमें किस प्रकार से हुआ है, इनको जो गन मिली थी, पुलिस की हिरासत में जो गन है इस वक्त, वो उनको कैसे मिली थी, इन सभी बिंदुओं पर इस वक्त जो है पुलिस जांच कर रही है। क्योंकि अगर ये पूरा हत्याकांड देखे तो ये जाहिर सी तौर पर है कि जो लोग इसमें शामिल थे, कर्नल सिंह और साथ ही साथ कश्यप, वो कुछ दिनों से मुंबई में ही बिल्कुल, यकीनन यहाँ पर एक्शन में नजर आ रही है मुंबई पुलिस और तमाम तरह के एंगल्स हैं जिस पर इस वक्त जांच की जा रही है। शिशिर, नंबर 1 तो लॉरेंस बिश्नोई का जो एंगल है उसको लेकर क्या कुछ और खुलासा या अपडेट यहाँ पर पुलिस की तरफ से आया है? साथ ही जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, सोशल मीडिया पे भी ये कहा जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई की जिम्मेदारी लेने की बात सोशल मीडिया के थ्रू सामने आई कि बाबा सिद्दीकी से जुड़े और लोगों पर भी यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। उस एंगल पे भी यहाँ पर मुंबई की पुलिस की तरफ से एक्शन में नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि पुलिस ने अब तक कोई भी पॉसिबिलिटीज रूल आउट नहीं की है। जब लॉरेंस बिश्नोई का केस में नाम जोड़ा गया, मीडिया रिपोर्ट्स हमने देखी, कल पूरे दिन भर इस पर चल रही थी। शाम को यही सवाल मुंबई पुलिस से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हम कोई रूल आउट नहीं कर रहे। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पोस्ट घूम रही है उसकी पुष्टि भी पुलिस इस वक्त नहीं कर रहा है। पुलिस ने स्पष्ट कहा कि इस बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस प्रकार से कौन लोग शामिल है और क्या वो किस गैंग से जुड़े हैं। हालांकि इस बारे में भी अब तक कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी मुंबई पुलिस द्वारा नहीं दी गई कि ये बिश्नोई गैंग का काम है या किसी और गैंग का काम है। हालांकि इस बारे में लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बात स्पष्ट कर दी थी जब उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मुंबई में जो है फिर से गैंग वॉर नहीं होगा, क्योंकि कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मुंबई में फिर से एक बार गैंग सक्रिय हुआ है, गैंग वॉर सक्रिय हुआ है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट कहा कि मुंबई में कोई गैंग वॉर जो है सर ऊपर नहीं करेगा और साथ ही साथ पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि जो कड़े कदम है वो इसके खिलाफ उठाए जाए, जो लोग इसमें लिप्त है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कानून की सजा उनको दी जाए। हालांकि
अब जबकि एक मुंबई का इतिहास रहा है जहां तक गैंग वॉर की बात करें, तो ऐसे में कई सारे जो है पहलू सामने आ रहे हैं। उन सभी बिंदुओं पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिल्कुल शिशिर, यहाँ पे तो रही जांच की बात, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी सामने आ रही है। पक्ष विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ नई बातें सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए कल महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था किस प्रकार से आने वाले विधानसभा चुनाव में आगे जाया जा सके, लेकिन जब उन पर यह सवाल पूछा गया कि जिस प्रकार से हादसा हुआ है, तो महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं ने एक सुर में कहा ये सरकार की विफलता है। खास तौर पर निशाना सीधे तौर पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर था। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार से पूरा ये वाकया उठा है, और ये एक वाकया नहीं, इसके पिछले वाले जो इंसिडेंट से महाराष्ट्र में हुए थे गोलीबारी के, वो भी विपक्ष ने गिना दी। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिया, बीजेपी की तरफ से जवाब आया है कि जिस प्रकार से पुलिस जांच कर रही है, निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है, जो लोगों की हिरासत मिली है, इन्वेस्टिगेशन किया है, ये दर्शाता है कि पुलिस जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रही है और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। इसके पीछे की आज सुबह अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री ने भी इस बारे में स्पष्टता दी थी कि जिस प्रकार से बदलापुर में बलात्कार की घटना होती है, इसके बाद पुलिस जो है अपना एक्शन लेती है, जो आरोपी उसको हिरासत में लेती है, सजा देती है। इस प्रकार से पूरे घटनाक्रम है जिसमें अगर देखा जाए तो सरकार सीधी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर, लेकिन पुलिस अपना काम जरूर कर रही है। तो ऐसे में जो विपक्ष के जो कटाक्ष था उस पर सत्ता पक्ष ने, खासतौर पर बीजेपी ने भी जवाब दे दिया है कि विपक्ष जो है सिर्फ राजनीति करना चाहता है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन सत्ता पक्ष और खासतौर पर सरकार इसको एक केस की तरह देख रही है, जिसको जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास सरकार कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल शिशिर इस जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। तो ऐसे में चुनाव सर पे हैं तो राजनीतिक बयानबाजी तो लाजमी है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल सरकार की तरफ से बिल्कुल दो टूक जवाब दे दिया गया है। मुंबई से मस्कट और जेद्दा जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E1275 और 6E56 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। प्रोटोकॉल के तहत दोनों विमानों को अलग अलग आइसोलेटेड बे में ले जाया गया और साथ ही अनिवार्य सुरक्षा जांच तुरंत शुरू की गई है। इससे पहले आज सुबह मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तो पहले एयर इंडिया और फिर इंडिगो की फ्लाइट को यहां पर बम से उड़ाने की धमकी मिली। और इस बीच मुंबई हावड़ा मेल में बम होने की खबर के बाद पुख्ता तलाशी ली गई। तलाशी में सुरक्षा कर्मियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बता दें कि विमानों में बम की खबर के बाद मुंबई हावड़ा मेल में भी बम होने की धमकी मिली थी, जिसके बाद जांच एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई। बम की ये धमकियां एक करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए फजलुद्दीन नामक अकाउंट से मिल रही हैं। पोस्ट में महाराष्ट्र पुलिस के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि इससे पहले मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया विमान में बम होने की धमकी मिली। उसके बाद हवाई जहाज को दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर जांच की गई। तो यहां पर बम की खबर लगातार मिल रही है सुबह से। एयर इंडिया, इंडिगो, साथ ही साथ रेलवे को भी इससे छोड़ा नहीं है और मुंबई हावड़ा मेल में भी बम होने की खबर मिली, जो अंततः अफवाह साबित हुई। और बात करेंगे बंगाल की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। जूनियर डॉक्टर पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देशव्यापी दबाव के कारण पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की आज प्रमुख चिकित्सा संगठनों के साथ बैठक है। इस बैठक के मद्देनजर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी आज होने वाली जो वैकल्पिक सेवाओं के बहिष्कार का फैसला स्थगित कर दिया है। फार्मा यानी कि FAIMA ने कहा कि वे इस बैठक के परिणाम पर नजर रखे हुए हैं। फार्मा ने कहा कि अगर बैठक में संतोषजनक परिणाम नहीं निकलता है तो 15 अक्टूबर से आगे पूर्ण बहिष्कार के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं इस बीच IMA जूनियर डॉक्टर संगठन ने 15 अक्टूबर को भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। IMA ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मांगे मानने की अपील की है और कहा है कि कोलकाता के युवा डॉक्टर अपनी वैध मांगों के लिए मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने अपनी जिन 10 मांगों को सामने रखा है, उनमें ट्रेनी डॉक्टर अभया को फौरन न्याय दिलाने, स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा, इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी भी सरकार से लेने की मांग की गई है। मांगों में केंद्रीय रेफरल प्रणाली को तुरंत लागू करने, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के लिए डिजिटल प्रणाली अपनाने,
सभी मेडिकल कॉलेज में विशेष टास्क फोर्स, सीसीटीवी, ऑन कॉल रूम, बाथरूम, हेल्पलाइन नंबर और पैनिक बटन की व्यवस्था के साथ पुख्ता पुलिस सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही थ्रेट कल्चर के लिए जांच समिति का गठन, दोषियों के लिए सजा का प्रावधान और राज्य स्तर पर एक जांच समिति का गठन करने की मांग की गई है। तो यहां पर कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में 2 महीने से अधिक का समय बीत के आ चुका है, लेकिन इंसाफ का इंतजार अब भी है। जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। भूख हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की अब तबीयत बिगड़ने लगी है, लिहाजा प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का रोष बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में भाजपा भी ममता सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। तो जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी है और लगातार खबरें मिल रही हैं कि उनकी हालत खराब हो रही है। कुछ डॉक्टर्स को हॉस्पिटलाइज किया गया है इस भूख हड़ताल में जाने के कारण। लगातार वो अपनी मांग को रख रहे हैं। यहां पर आईएमए की तरफ से भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई हल निकलता सामने नहीं आ रहा। इसमें कोई शक नहीं कि कोलकाता के आरजीके मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस के बाद से ममता सरकार जबरदस्त दबाव में है। यही एक वजह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने आज प्रमुख चिकित्सा संगठनों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह बैठक राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में होगी। साथ ही भारतीय चिकित्सा संघ यानी कि आईएमए ने हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों के समर्थन में 15 अक्टूबर को यानी कि कल भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। आईएमए ने कहा कि देश भर में आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। इसके साथ ही आईएमए ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मांगे मानने की अपील की है और कहा है कि कोलकाता के युवा डॉक्टर अपनी वैध मांगों के लिए मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। तो कल आईएमए भी करेगा भूख हड़ताल। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। यहां पर यह बात तो साफ है कि इस दबाव में नजर आ रही है ममता सरकार और आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी है, लेकिन ऐसा क्या है प्रसन्नजीत जो इन डॉक्टर्स की वैध मांगों को मानने से ममता सरकार को रोक रहा है? देखिए, मैं एक एक करके बताता हूं। पहली बात तो यह है कि मैं तुरंत ये जो उनकी भूख हड़ताल की जगह है वहां से यहां पहुंचा हूं और वहां पे आज सुबह का जो वाइटल वहां पे लिखा जा रहा था उसमें काफी चिंताजनक बात यह है कि सबका कीटोन लेवल +2 ये हो गया है और एक का तो +3 हो गया है, जो इस भूख हड़ताल की स्थिति में काफी चिंताजनक है। ये मैं सबसे पहले हमारी दर्शकों को बताना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि जो 12:30 बजे की मीटिंग है, मतलब चीफ सेक्रेटरी ने बुलाए थे कुछ संगठनों को, उस संगठन का सीनियर जो डॉक्टर है वो स्वास्थ्य भवन पहुंचे हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर के बीच में जो बातचीत है उसमें सीधी तरह से बताया गया कि यहाँ पे कुछ समझौता नहीं, सिर्फ समाधान किया जाए तो ही ये भूख हड़ताल खत्म किया जाएगा। मतलब ऐसा ना समझे चीफ सेक्रेटरी या उनके साथ जो लोग होंगे आज इस मीटिंग में कि किसी ना किसी तरह सीनियर डॉक्टर जो लोग होंगे उनको समझौता की टेबल पर लाया जाए तो ये भूख हड़ताल को खत्म कराया जाएगा। इसका कोई गुंजाइश नहीं है, ये जूनियर डॉक्टर की तरफ से सीनियर डॉक्टर को बता दिया गया। तीसरी बात यह है जो आप पूछ रही थी कि कहां पे सरकार को ऐसा मुश्किल है कि ये समाधान करने के लिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 2 जगह है मैं बताना चाहूंगा। एक जगह है थ्रेट कल्चर, जो पूरा तृणमूल कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है हर एक क्षेत्र को कब्जा करने के लिए, वो थ्रेट कल्चर के बारे में तृणमूल कांग्रेस इस जगह पे फंसे हुए है, क्योंकि यहां इसके ऊपर अगर कुछ कार्रवाई करे तो इसकी जो सीधा तार है हो सकता है ये तार काफी ऊपर तक पहुंच जाए। और इसी जगह पे दूसरा जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस है, मतलब हर जगह पे ड्यूटी रूम जरूरी है, बाथरूम या लेबोरेटरी जरूरी है, ये करने लायक पैसा तृणमूल कांग्रेस के सरकार के पास है ही नहीं। जो कुछ भी अदालत के सामने बताया जा रहा है,
जो कुछ भी स्टेटस रिपोर्ट के नाम पर बिना दस्तखत की दिया जा रहा है, इसमें ये सब झूठ है। मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, सब सारे के सारे शैडो फंड है। वास्तव में कोई पैसा सरकार के पास नहीं है, तो ये करने ही पाएंगे सरकार। इसीलिए इस तरह से डिले करने की एक प्रक्रिया चलाया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह डॉक्टर के खिलाफ लोगों का गुस्सा होने लगे या इन लोगों का तबीयत ऐसा खराब हो जाए कि इनका मनोबल टूट जाए। ऐसा स्थिति है जो सरकार को ये समाधान की जगह समझौता की पैंतरा करना जरूरी लग रहा है। जी बिल्कुल प्रसन्नजीत, यहाँ पर पहली बात जो मुख्य सचिव के साथ जो अहम बैठक है जिस पर उम्मीद लगाई जा रही है कि किसी तरह का समाधान निकलेगा, उसको लेकर इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? नंबर 2, जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर्स की हालत इस वक्त खराब होती जा रही है, क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का? इस तरह से आमरण अनशन की शुरुआत उन्होंने की है, लेकिन जिस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं, जैसे हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है जूनियर डॉक्टर्स को हालत खराब होने में, उनका अगला एक्शन क्या होगा, प्लान ऑफ एक्शन? देखिए, डॉक्टर का कहना है कि उनके लाइन पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मनोबल काफी जबरदस्त है। अगर डॉक्टर जो अभी भूख हड़ताल पे है, जैसे 3 कोलकाता में और 1 सिलीगुड़ी में अस्पताल में भर्ती हो गया है, अगर ऐसा होते जाए तो दूसरा टीम यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो इन्होंने एक ही बात, मैंने बात करके आया अभी, तो इनका कहना है कि सर हम समझौता नहीं चाहते हैं, हम मरीजों के लिए, बंगाल के लोगों के लिए, सब के लिए और सारे हेल्थ वर्कर के लिए ये जो थ्रेट कल्चर और ये जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कुछ भी नहीं हुआ है पिछले वाम मोर्चे की सरकार की समय से लेकर आज तक, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की चेंज करना ये समाधान है। इसीलिए हमारी साथ में जो साथियां हैं, वो काफी सारे साथी अभी मौजूद है जो भूख हड़ताल में बैठने के लिए। तो सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जितनी देर करेंगे उतना ही जो प्रसन्नजीत, थोड़ा संक्षिप्त में ये भी जानना चाहेंगे कि बाथरूम बनाने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन अभया को बिना देरी न्याय मिले, इसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट है? जांच कहां तक पहुंची कोलकाता पुलिस की? देखिए, जो न्याय की बात है वो सीबीआई और अदालत की हाथ में है। ये डॉक्टर का कहना है कि हम सीबीआई के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं। हमें पता है कि इस तरह से तुरंत चुटकी भर समय पे नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके और इसके लिए हो सके कि आज वो गवर्नर के साथ भी मुलाकात करे, गवर्नर के साथ भी ज्ञापन दे कि जो जितना जल्दी हो सके ये कार्रवाई खत्म करे सीबीआई। और एक बात उन्होंने बता दिया कि कल, मैं यहाँ पे तुरंत बताना चाहूंगा कि कल दुर्गा पूजा की सरकार की तरफ से कार्निवल है, और इस कार्निवल के समय पे डॉक्टर की तरफ से एक मानव श्रृंखल बनाने की ये लिया गया है एक। तो ये यहाँ पे कुछ टकराव का स्थिति पैदा हो या ना हो हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ सरकार की एक ये जो दुर्गा कार्निवल और दूसरी तरफ डॉक्टर की मानव श्रृंखल, इसमें क्या कल और उसके बाद अगर आईएमए ने भूख हड़ताल या आईएमए ने भी भूख हड़ताल की यहाँ पर घोषणा की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो पहले जो पूरा प्रशासन है वो दुर्गा पूजा की 15 दिन की छुट्टी पे जाता है और उसके बाद दुर्गा पूजा कार्निवल का कल आयोजन किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स अपने आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। अगली खबर यहाँ पर हरियाणा जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। हरियाणा में नई सरकार के गठन के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक होगी जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वर बनाए गए अमित शाह और मोहन यादव शामिल होंगे। सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जिस तरह से 36 बिरादरी के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, तो उसी के हिसाब से उनके नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। चर्चा 2 उप मुख्यमंत्री के नाम की भी चल रही है। एक अनिल विज जो 7वीं बार अंबाला कैंट से विधायक बने हैं, दूसरा कोई दलित नेता उप मुख्यमंत्री हो सकता है। जिन लोगों के मंत्री बनने के कयास लग रहे हैं उनमें राव नरबीर सिंह, सावित्री जिंदल, मूलचंद शर्मा, आरती राव,
कृष्ण पवार, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, कृष्ण मिड्डा, श्याम सिंह राणा, डॉक्टर कृष्ण कुमार, सुनील सांगवान और महिपाल डांडा और हरविंद्र कल्याण के नाम शामिल हैं। मंत्रियों के बारे में जानकारी कयासों और चर्चाओं के आधार पर ही है। फाइनल लिस्ट और नाम आला कमान तय करेगा, जेपी नड्डा और अमित शाह की सहमति से। तो हरियाणा में सरकार गठन की तैयारी आए हैं आदरणीय अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री, और हमारे मोहन यादव जी, केंद्र ने उनको ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। 16 तारीख को सभी हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स उनके साथ मीटिंग होगा। मीटिंग के बाद सारा शपथ ग्रहण का 17 तारीख को कार्यक्रम होगा। आज कामाख्या माँ के चरणों में मुझे आने का, शीश नवाने का अवसर मिला है और मैं पुनः हरियाणा वासियों को इतना बड़ा मैंडेट जो दिया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त लोगों ने किया है, मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से संबंधित पहले का आदेश निरस्त हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन हटाने के आधिकारिक आदेश से केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने और क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद लगाया गया था। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हट गया है। अब सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के नेतृत्व वाली नई सरकार बुधवार को शपथ ले सकती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन विजयी हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को गठबंधन के नेता के रूप में चुना गया है। अब्दुल्ला का केंद्र शासित प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनना तय है। तो उमर अब्दुल्ला के सामने अपनी गठबंधन सरकार को चलाने की और बनाने की एक बड़ी चुनौती होगी। बात करें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले, तो एक खबर यहां पर सामने आई है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम शिंदे ने कैबिनेट बैठक में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि यह फैसला आज रात यानी 14 अक्टूबर से ही लागू हो जाएगा। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब मुंबई आने वाले किसी भी हल्के वाहन से कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। आज रात से ही वाशी, मुलुंड, ऐरोली, दहिसर और आनंद नगर टोल पर किसी भी हल्के वाहन को टैक्स नहीं देना होगा। हल्के वाहन की श्रेणी में कई वाहन आते हैं। इनमें कार, टैक्सी, जीप, छोटा ट्रक, वैन और डिलीवरी वैन आदि शामिल हैं। आज रात से ही इन वाहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो एक अच्छी खबर यहां पर महाराष्ट्र वालों के लिए। हरियाणा चुनाव में हार के कारणों पर कांग्रेस में मंथन लगातार जारी है। इसी बीच आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता आज दिल्ली में बैठक करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हिस्सा लेंगे। हरियाणा में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के दलों ने कांग्रेस को लेकर अपना रुख कड़ा कर दिया है और ज्यादा सीटों के लिए कांग्रेस पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। तो दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक, आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर होगी बैठक और मंथन। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन की लीज रद्द करने के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में उसे कोई खामी नजर नहीं आती। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अधिग्रहित की गई 450 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सरकार के नियंत्रण का आदेश दिया था। इस आदेश को ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वो सुनिश्चित करे कि वहां पढ़ रहे लगभग 300 छात्रों का दाखिला दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में हो सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है, जिसके बाद से वो परिवार समेत सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। ये 5 एकड़ जमीन खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे को कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में हार्डवेयर सेक्टर में दी गई थी। बीजेपी कह रही है कि आवंटित की गई भूमि लौटाना खुद के द्वारा की गई गड़बड़ियों को स्वीकार करने जैसा है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा विंडिकेशन है। ये हमारी बातों पर एक मुहर लगी है। हम पहले से कहते आ रहे थे कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की दुकान, और मूडा स्कैम में जैसे भ्रष्टाचार करने के बाद 5,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद सिद्धरमैया जी अक्यूज नंबर 1 बने और फिर उनकी पत्नी ने लैंड रिटर्न करने की चेष्टा की, वैसे ही खड़गे फैमिली ने, जिसने कि एरोस्पेस पार्क की लैंड हड़पी थी जो एससी समाज के लिए, गरीब एंटरप्रेन्योर्स के लिए था, उनकी लैंड हड़पी थी। अब वो कह रहे हैं हमारी लैंड वापस ले लो। लैंड वापस देने से कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार किया उसका चुकाना पड़ेगा। क्राइम कम नहीं होगा इससे। आपको तो जवाब इसका देना ही पड़ेगा। पर हाँ, एडमिशन ऑफ गिल्ट, मतलब कि मैंने गुनाह किया है, ये आज सिद्ध हो गया मूडा स्कैम में भी और यहां पर भी। तो बेंगलुरु में आवंटित जमीन को वापस लौटाने की कोशिश में यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब भी कांग्रेस कर्नाटक में सरकार में आती है तो ये एक पैटर्न है। सबसे पहले वे परिवारों के लिए जमीन हड़प लेते हैं और साथ ही दोस्ताना बिल्डरों को बेंगलुरु की कीमती झीलों पर कब्जा करने की अनुमति देते हैं, जिन्हें भाजपा सरकारों ने संरक्षित और पुनर्जीवित किया था। ये कर्नाटक में कांग्रेस का परजीवी स्वभाव है। वह गरीबों के नाम पर सत्ता हासिल करते हैं, लेकिन केवल अपने परिवारों और बिल्डरों और ठेकेदारों की सेवा करते हैं। तो राजीव चंद्रशेखर का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के बेटे प्रियांक खड़गे द्वारा जमीन लौटाने के बाद भाजपा नेता सीआर केशवन ने कहा कि लोगों के मन में एक सवाल है कि प्रियांक खड़गे को कैसे इतनी तेजी से ये प्लॉट आवंटित किया गया, फिर इतनी तेजी से वे प्लॉट को वापस कर रहे हैं, क्यों? प्रियांक खड़गे को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। Priyank Kharge has to explain what was the reason for the lightning speed in which this plot was allotted to the trust in which all of them are members, and what is the reason for this lightning speed for them to do a U-turn now and give back the plot. That is the question on everybody's mind. Karnataka government, as we know, is a sinking ship in the sea of scam and corruption. Priyank Kharge needs to resign immediately as a cabinet minister in the Karnataka government to facilitate a free and fair inquiry as to why this land was allotted and why the trust in which all of them are members have now decided to suddenly do a U-turn and give it back. थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज से 17 अक्टूबर तक जापान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। 14 अक्टूबर को वे टोक्यो में भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज से मिलकर भारत जापान संबंधों पर चर्चा करेंगे। 15 अक्टूबर को वे जापानी रक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। 16 अक्टूबर को वे फूजी स्कूल का दौरा करेंगे और 17 अक्टूबर को हिरोशिमा शांति पार्क में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना और नए साझेदारी के अवसरों को तलाशना है।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने सितंबर महीने में सौर और पवन ऊर्जा के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 200 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 2,01,458 मेगावाट के करीब पहुंच गया है, जिसमें 90,762 मेगावाट सौर और 47,363 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन शामिल है। वहीं देश की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता अब कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 46.3% है। आंकड़ों के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक शीर्ष 4 राज्यों में शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक देश में 2014 से नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन में 86% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है, जो 193.5 बिलियन यूनिट से बढ़कर 360 बिलियन यूनिट हो गई है। भारत हरित शिपिंग क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और इसका लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 10 जहाज निर्माण देशों में और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल होना है। भारत एकमात्र G20 देश है जिसमें G20 देशों में सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन होने के बावजूद अपने जलवायु लक्ष्यों को समय से पहले पूरा किया है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक भारत के पास 2023 में 44.7 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता थी, जो विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर थी। देश ने 2023 में 2.8 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी, जो 5 साल की धीमी वृद्धि के बाद उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। तो पूरे विश्व में एक उदाहरण पेश कर रहा है यहाँ पर भारत। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे महाराष्ट्र टूरिज्म।